नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हम लोग सौरमंडल में पृथ्वी डिस्कस किए थे, जो कि हमारा एनसीईआरटी की क्लास 6 सब्जेक्ट जियोग्राफी का एक सीरीज चल रहा है। तो पिछली कक्षा में आपने देखा कि हमारे सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह हैं, ग्रह के उपग्रह और ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल, पृथ्वी और मनुष्य सबकी स्थिति के बारे में एक एक करके देखा। जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके बारे में हमने चर्चा किया एक एक करके। तो अब इस चैप्टर में हम लोग वही एनसीईआरटी की बुक लेकर के आए हैं। चैप्टर नंबर 2, टॉपिक है हमारा ग्लोब में अक्षांश एवं देशांतर रेखा। तो इस चैप्टर में हम लोग ग्लोब में अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा का महत्व क्या होता है, देशांतर रेखा का महत्व क्या होता है, और ये रेखाएं क्यों बनाई गई हैं, कैसे इसका निर्धारण किया जाता है, मानक क्या है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अन्य सभी तथ्य को हम पढ़ते हुए निकल जाएंगे। और ये चैप्टर एनसीईआरटी की बुक जो है वो आपको सीटेट एग्ज़ाम में, विशेष करके सीटेट एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ग्लोब में अक्षांश एवं देशांतर रेखा, जैसे इस यहाँ पे वही दिया हुआ है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। सही दोस्तों, पृथ्वी हमारा गोलाकार नहीं। पृथ्वी हमारे दोनों ध्रुवों पे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे थोड़ी सी चपटी है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है दोस्तों। इसको आपने पिछले चैप्टर में ही पढ़ लिया। या ऐसे हम समझे तो हमारी पृथ्वी जो है अंडाकार की है और ऊपर और नीचे की तरफ थोड़ी सी चपटी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। हाँ दोस्तों, ग्लोब जो होता है एक बहुत छोटे आकार का होता है। आप ये इमेज में देख रख सकते हो, ग्लोब ऐसे ही होता है। आप किसी भी ऑफिस में जाते होंगे तो आपको ग्लोब वहाँ पे रखा हुआ मिल जाता हुआ। और ये छोटे लघु रूप है, एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक, ये जो है हमारी पृथ्वी का छोटा रूप जो वास्तविक रूप से दिखती है उस आकार का दिखता है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब, ये छोटे ग्लोब होते हैं। पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे होते हैं, जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। क्योंकि ये ग्लोब छोटे होते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप आसानी से इन्हें लेके जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं है। अब ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि जब ग्लोब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं तो ग्लोब स्थिर नहीं होगा। उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, अब ये इम्पोर्टेंट है, ग्लोब पर हम देशों को, महाद्वीपों को, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब हम इसलिए यूज करते हैं कि कौन सा देश किस जगह पे है, कौन सा महाद्वीप की स्थिति क्या है, महासागर कौन सा है, किस महासागर के बगल कौन सा महाद्वीप है, ये सब जानकारी के लिए हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। ये पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसे अक्ष कहा जाता है। जिस सुई के माध्यम से हमारा ग्लोब रुका हुआ है उसे अक्ष कहा जाता है दोस्तों। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि अगर आप किसी बॉल में सुई इस तरफ से उस तरफ पार पार करते हैं तो सुई जहाँ से आप अंदर डालते हैं दूसरी जगह वो जहाँ से सुई निकलती है, तो एक नीचे वाली जहाँ से सुई डालते हैं आप उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और जहाँ से ऊपर की तरफ निकलते हैं उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। अब पश्चिम से पूर्व की ओर तुम्हारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है दोस्तों। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है।
ये काल्पनिक होता है, बट इसको हम पढ़ने के लिए, समझने के लिए सुई बताते हैं, सुई को दर्शाते हैं। हम अपने अक्ष पर चारों ओर घूमते और यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो अब आगे देखते हैं वो कौन सी काल्पनिक रेखा है जो दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त किसे कहते हैं दोस्तों? आप इस इमेज को देखो। इस इमेज में आपको ये पूरा गोला आपको दिख रहा होगा, लाइन लाइन से बनी हुई गोले, और ये आपको नीचे की तरफ आपको बीच में ये डॉट डॉट जैसे लाइन दिख रही है। तो ये जो आपको डॉट डॉट जैसे लाइन दिख रही है, ये पृथ्वी के बीचों बीच की वो रेखा है जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है। तो जब बराबर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेगी तो ये ऊपर का भी भाग और नीचे का भाग दोनों समान होंगे। तो दोस्तों जब ये दोनों भाग समान होंगे तो बीचों बीच से निकली होने के कारण इसका मान जो होगा 0 होगा, क्योंकि दोनों को ऊपर और नीचे के बराबर भागों में बांटी है। इसको 0 डिग्री रेखा कहते हैं। और इसका नाम भी होगा, इसका नाम है भूमध्य रेखा, क्योंकि ये हमारी भूमि है और उसके मध्य से गुजरने वाली रेखा भूमध्य हो गई, भूमध्य रेखा। और इसको भौगोलिक नाम से विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये हो गई हमारी विषुवत रेखा जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, ये ऊपर के भाग को जो आप देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध, तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे आधे भाग होते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया, ऊपर का आधा भाग, नीचे का, जैसे आप देख सकते हो इस विषुवत रेखा से एक लाइन ऊपर आओ तो ये 20 अंश उत्तरी, और विषुवत से एक कदम नीचे आओ तो 20 डिग्री दक्षिणी। फिर आप 20 ऊपर आओगे तो 40 उत्तरी। इसी तरीके से नीचे भी आप जाओगे तो 40 दक्षिणी। तो इस तरीके से बराबर, और ये उत्तरी ध्रुव हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे दक्षिणी ध्रुव हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। पृथ्वी विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए दोस्तों यह स्थिति बताती है कि कौन सा स्थान, पृथ्वी की स्थिति क्या है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये जो ऊपर अलग अलग भागों में बांटा गया है इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। ये अक्षांश रेखा एक समान दूरी से बटे हुए, जैसे 20 यहाँ से 20 डिग्री पर ये है, फिर 20 डिग्री पे ये भी है, 20 डिग्री पे ये भी है, 20 डिग्री पे, तो ये समान दूरी पे बटे हुए दोस्तों। ऐसे इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध, तो समान दूरी पे बटे होने की वजह से इस अक्षांश रेखा को समानांतर रेखा भी कहा जाता है। ये अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, इसको अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, चूँकि विषुवत वृत्त में दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो कह रहा है कि यहाँ से देखते हैं, विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी कह रहा है। आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो आपको 90 डिग्री, और विषुवत वृत्त से दक्षिणी जाएंगे तो 90 डिग्री, यानी कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक 90, तो यही कह रहा है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ की दूरी, यहाँ से इधर की दूरी मापो या आप दक्षिण गोलार्ध की दूरी मापो तो आपको 90 डिग्री मिलती है कि बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अब अगर हम चारों ओर के वृत्त की दूरी देखें तो ये 360 डिग्री बनती है। तो दोस्तों अगर हम 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 अंश आएगा मुझे। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश। तो पृथ्वी जो गोलाकार है वो 360 है। जो विषुवत वृत्त जो हमारा बन रहा है ये 360 डिग्री की रेखा बन रही है। यह 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। तो यहाँ से 90 अंश उत्तरी में उत्तरी ध्रुव को और यहाँ से 90 अंश दक्षिणी में दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। यही पे यहाँ पे कहा गया दोस्तों। इस प्रकार वृत्त के उत्तर में सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है।
इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः उसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश की बात की गई। अब यहाँ पे दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है कि ये देश हमारा जो अक्षांश रेखा होती है किस लिए महत्वपूर्ण है। और अब एक आप इमेज को यहाँ पे इमेज को देखो कि इमेज में ये आपकी विषुवत रेखा है, ये बीचों बीच से पृथ्वी के बीचों बीच से निकल रहा है विषुवत वृत्त, जिसे 0 डिग्री कहते हैं। ऊपर एक रेखा आ रही है 23.5 डिग्री पर, मतलब विषुवत वृत्त के ऊपर एक 23.5 डिग्री पे आ रही है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। और विषुवत वृत्त के नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर ये होता है मकर रेखा। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री से ऊपर एक 66.5 अंश पे जा रही है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ शीतकटिबंधी या उत्तर ध्रुव वृत्त, लेकिन इसको आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं, जो 66.5 अंश पे जा रही है। और नीचे एक रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 पर, इसको कहते हैं अंटार्कटिक रेखा, जिसे दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जा रहा है। तो महत्वपूर्ण अक्षांश में देशांतर रेखा के बारे में पढ़ते हैं। जो आपने ये सभी रेखाएं देखी, ये महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। अब आप इसमें काउंट करो कौन कितनी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। एक 0 डिग्री 1, ऊपर कर्क रेखा 2, और ये 66.5 पे आर्कटिक रेखा 3, मकर रेखा 4 और ये अंटार्कटिक रेखा 5। ये 5 रेखा महत्वपूर्ण रेखा होती हैं। तो महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समानांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री पर, उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं भी हैं। तो देख लेते हैं, अभी हमने इमेज के माध्यम से देख लिया, लेकिन पढ़ भी लेते हैं उसको भी। नंबर 1 पे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर जाती है। नंबर 2 पे आता है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी में जाती है। नंबर 3 पे आता है विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त बनाता है। नंबर 4 पे आता है विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त जो दक्षिणी गोलार्ध में आता है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे 4 या 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा। पृथ्वी के तापकटिबंध क्षेत्र को पढ़ते हैं। तापकटिबंध क्षेत्र पहले समझो किसे कहते हैं। तापकटिबंध क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ पर दिन का तापमान सबसे अधिक रहता है। अब अच्छा, दिन का तापमान सबसे अधिक कहाँ पे रहेगा दोस्तों? जहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे अधिक पड़ेगी। अब सूर्य की रोशनी सबसे अधिक जहाँ पे पड़ेगी वहाँ का तापमान ज़्यादा होगा, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होने की वजह से उस क्षेत्र को भौगोलिक दृष्टि से भूगोल में उसको उष्णकटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तापमान बहुत अधिक होता है, उसको कहते हैं उष्णकटिबंध भौगोलिक भाषा में। तो पढ़ते हैं कर्क रेखा एवं मकर रेखा। कर्क रेखा आपने देखा 23.5 डिग्री उत्तरी पे, मकर रेखा आपने देखा 23.5 डिग्री दक्षिणी में। इन दोनों रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधी कहा जाता है। अब इसको आपने पढ़ लिया और अब इमेज के माध्यम से हम आपको एक बार फिर से समझाते हैं किस तरीके से इन दोनों रेखा के बीच में होता है। अभी आप ये दोस्तों यहाँ पे एक इस कर्सर के माध्यम से एक येलो कलर का सर्कल देख रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि वो सूर्य है और ये सूर्य अभी ये आ गया आपके मकर रेखा पे आ गया। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, मकर रेखा में आ गया। अब ये इसकी सीमा क्या होती है कि यहाँ कर्क रेखा से ये चलेगा और ये चलते चलते धीरे धीरे खिसकते विषुवत रेखा पर आ गया। विषुवत रेखा पर आया, फिर यहाँ से उत्तर की तरफ भी खिसक रहा है दोस्तों। ये सूर्य भी ऊपर की तरफ जा रहा है और ये कर्क रेखा पर आ गया। मकर रेखा से विषुवत रेखा पर आया, विषुवत रेखा से कर्क रेखा पर आ गया। अब बस इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये उत्तरी गोलार्ध में अब नहीं जाएगा। अब यहाँ से फिर वापस आएगा ये। अब यहाँ से कर्क रेखा के से चलना स्टार्ट किया, ये आ गया विषुवत रेखा पर 0 डिग्री पर। फिर यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट किया और ये मकर रेखा पर दोस्तों। तो ये इस तरीके से सूर्य जो है, सूर्य की सीधी किरण ऐसे पड़ रही है। सूर्य यहाँ पे ठीक जिस तरीके से आप अभी इमेज में देख रहे हैं कि एक आपका येलो कलर का जो सर्कल है, आप इसको सूर्य मान लो, तो ठीक
प्रैक्टिकली सूर्य इसी तरीके से वर्क करता है, सूर्य इसी तरीके से अपना प्रकाश देता है कि मकर रेखा से स्टार्ट करता है दोस्तों, और वो ऊपर चढ़ते चढ़ते लगभग तीन महीने में, 3 से 4 महीने में यहाँ आता है, फिर अगले 3 से 4 महीने में दोस्तों यहाँ पे आता है, फिर अगले 3-4 महीने में फिर वापस यहाँ पे, फिर 3 से 4 महीने में यहाँ पे आता है दोस्तों। तो ये इसके यहाँ से कर्क रेखा से मकर रेखा से कर्क रेखा और कर्क रेखा से फिर मकर रेखा तक आने में, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में इसको 12 महीने लगते हैं दोस्तों। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो मौसम बदलता है उसी तरीके से मौसम बदलता है। जैसे यहाँ पे दोस्तों 22 दिसंबर को यहाँ पर दोस्तों सूर्य रहता है मकर रेखा पर। अब ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है धीरे धीरे, यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है। अभी ये विषुवत रेखा पर आ गए दोस्तों। जब विषुवत रेखा पर आता है दोस्तों तो यहाँ पे समय होता है क्या, 21 मार्च का समय होता है। 21 मार्च को यहाँ पे होता है। तो अभी विषुवत रेखा पर बहुत गर्मी पड़ रही है। अब फिर यहाँ से आगे जा रहा है दोस्तों, आगे जाते जाते अब यहाँ पे कर्क रेखा पे आता है, 21 जून को आता है। फिर 21 जून से यहीं से वापस आ रहा है दोस्तों। अभी आप एक चीज़ और महसूस करना है इसी बीच में कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य है। फिर यहाँ से वापस आ रहा है, 21 जून से वापस आने लगा और 23 सितंबर को फिर विषुवत रेखा पर आया और विषुवत रेखा से फिर चलना स्टार्ट किया। तो फिर 22 दिसंबर को यहाँ मकर रेखा पर आ गया। तो आपने क्या देखा कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पे एक बार जाते समय भी सूर्य यहाँ पे चमका, कर्क रेखा पहुँचे, फिर कर्क रेखा से आते समय भी यहाँ पर चमका, यानी कि एक चक्कर लगाने पे विषुवत रेखा पर सूर्य 2 बार चमका। जब दोस्तों सूर्य जहाँ पर ज़्यादा चमकेगा गर्मी वहीं ज़्यादा होगी। अब आप एक अंदाज़ा लगाइए, जब सूर्य यहाँ पर 2 बार चमक रहा है तो गर्मी कहाँ पे ज़्यादा होगी। जाते समय भी यहाँ पर एक बार चमक के गया और आते समय भी एक बार चमका, तो सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा कहाँ मिली, विषुवत रेखा पर। जब सूर्य की रोशनी विषुवत रेखा पर ज़्यादा पड़ी तो गर्मी कहाँ पड़ेगी, विषुवत रेखा पर। और ये सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा बॉर्डर लाइन हो गई, भैया तुम इसके ऊपर नहीं जाना, और इधर कर्क रेखा बोल दिया नहीं हमारे ऊपर नहीं जा सकते, अभी दोनों रेखा सूर्य को रोक के रखें, तुम इसके बीच में ही रहना, तो गर्मी तो इन्हीं के बीच में होगी। तो इसीलिए कहते हैं ये हमारा क्या हो गया, सबसे ताप वाला जगह, सबसे ज़्यादा ताप वाला क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। इस वजह से इसे भौगोलिक भाषा में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छे से कि सूर्य हमारा कर्क और मकर रेखा के बीच में कैसे रहता है और यहाँ इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों कहा जाता है और सबसे ज़्यादा ताप यहाँ पे क्यों होता है दोस्तों। अब आगे पढ़ते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। अब जैसे आपने देखा दोस्तों, जब कर्क रेखा के ऊपर सूर्य नहीं जा रहा है, मकर रेखा के नीचे सूर्य नहीं आ पा रहा है, इन्हीं दोनों सीमा रेखा के अंदर है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है सीधी सूर्य अब नहीं पड़ेगा। मकर रेखा के ऊपर नहीं जा रहा है तो वहाँ पे सीधी उसकी रोशनी सीधी नहीं पड़ेगी। मकर कर्क रेखा के ऊपर नहीं जा रहा है तो वहाँ पे इसकी सीधी रोशनी नहीं पड़ेगी। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों धूप की परछाई, आप ये कह सकते हो धूप की चमक जा रही है, सीधी रोशनी नहीं पड़ रही, तो इसे ये जो है शीत यानी ठंडा भी है, उष्ण मतलब गर्मी भी है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, गर्मी भी है ठंडी भी है, तो इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता। सूर्य यहाँ पर तिरछी रोशनी की वजह से यहाँ पे ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। अब दोस्तों एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे आप ठंडी के मौसम में आग जला के सेकते हैं कि ठंड ना लगे। जब आग आप जलाते हो और आग जलती रहती है, लौ निकलती रहती है, ठीक उसके ऊपर हाथ करते हो तो बहुत तेज़ उसकी आँच लगती है, यानी कि आपका हाथ बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो वो स्थिति आप समझो कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति है, वहाँ पर ठीक
सामने जो है उसके रोशनी पड़ रही है। और उसके बाद जब उसके बगल से आप हाथ सेंकते हो तो आपको उतनी तेज उसकी लौ महसूस नहीं होती जितनी तेज उसके ठीक ऊपर लौ महसूस हो रही है। अब जब उसके बगल से आप हाथ लगाते हो तो आपके हाथ को गर्माहट मिलती है, लेकिन हाथ जलता नहीं है। तो ये शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आप महसूस कीजिए। और शीत कटिबंध क्षेत्र वो होता है जब आप आग से पीछे हट जाते हो। आप न तो अब आपका हाथ आग के लौ के ऊपर है, न उसके बगल में है, आप उससे दूर हो गए, सिर्फ उसकी रोशनी आ रही है आप तक, लेकिन उसके जो लौ कह सकते हैं, उसकी गर्माहट जो है वो नहीं महसूस हो रही है। तो इस तरीके से शीत कटिबंध है कि इतनी दूर है और इतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ पे उसकी रोशनी जा रही है, लेकिन उसकी ऊष्मा जो है नहीं पहुँच पा रही है। तो शीत कटिबंध, तो जब वहाँ पे उसकी ऊष्मा या उसकी गर्माहट नहीं पहुँच पा रही तो उसमें वहाँ पे ठंड बना रहेगा हमेशा। देशांतर रेखा क्या है दोस्तों? देशांतर रेखा देखो, जैसे देशांतर रेखा क्या है? देशांतर रेखा, आप ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को देखो। अभी आपने देखा अक्षांश रेखा, जो अक्षांश रेखा जो थी ऐसे लेटी हुई रेखा थी जो पृथ्वी के बराबर 2 भागों में बांटती थी। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में कुछ रेखाएं थी, दक्षिणी गोलार्ध में कुछ रेखाएं थी, वो हमारे अक्षांश रेखा थी। अब मकर कर देशांतर रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में आके मिलती हैं, इसे देशांतर रेखा कहा जाता है। जो खड़ी रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है और लेटी हुई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो अभी आप इस इमेज में देख रहे हैं ये सभी देशांतर रेखा है, और पिछली इमेज में आपने देखा वो सभी अक्षांश रेखाएं थी दोस्तों। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतर यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों से मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये जो देशांतर रेखा है दोस्तों, ये देशांतर रेखा समय को बताने के लिए, समय और दूरी बताने के लिए महत्वपूर्ण होती है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि देशांतर रेखा जो होती है वो बीच की दूरी को देशांतर के अंशों से मापा जाता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी, इसे प्रत्येक अंश में मापा जाता है और अंश को जो है मिनट में मापा जाता है और मिनट को हम सेकंड में निकालते हैं दोस्तों। ये अर्धवृत्त हैं। अब जैसे आप अक्षांश रेखा देख रहे थे वो पूरा वृत्त था 360 डिग्री का, लेकिन ये 360 डिग्री का नहीं, ये अर्धवृत्त यानी 180 डिग्री का बनेगा दोस्तों। तथा इसके बीच के दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती हैं। ध्रुवों पर बढ़ने पर इसकी दूरी घटती है। अब आप इसको इमेज के माध्यम से फिर से समझते हैं दोस्तों। जैसे आप देखो, ये आप पृथ्वी के बीचों बीच की स्थिति, आप यहाँ पे देखो एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी कितनी है। आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी बहुत दिख रही है, लगभग सभी में समान दूरी आपको दिख रही है यहाँ पे बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच। लेकिन आप जब ऊपर आओ तो ऊपर देखो आपको सभी रेखाएं आके मिल जा रही हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो वैसे रेखाएं आपस में पास में आ रही हैं, सभी रेखाएं पास में आ रही हैं। तो वही कह रहा है कि ध्रुव के पास सभी रेखाओं की दूरी कम होती है और ध्रुव बीचों बीच में, पृथ्वी के बीचों बीच में इसकी दूरी बढ़ती है दोस्तों। कुछ इस तरीके से यहाँ पे वही बताया गया है कि ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर दूरी जो है इनकी घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। तो उसको आपने इमेज में भी देख लिया। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर को लंबाई समान होती है। इनकी लंबाई समान होती है क्योंकि ये सभी 180 डिग्री की होती है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है, 180 डिग्री की सभी होती है दोस्तों। अब आगे यहाँ से देखते हैं प्रमुख यामोत्तर रेखा किसे कहते हैं। प्रमुख यामोत्तर रेखा होता है जो पृथ्वी के बीचों बीच से निकलता है 0 डिग्री पर। जब ये विषुवत रेखा 0 डिग्री से जा रही दोस्तों, तो ये भी एक होगी। जैसे ये विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को भारत को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है, तो ऐसी इसी तरीके से
देशांतर रेखा भी होगी जो पश्चिम और पूर्व को दिशाहित करती है। तो जो बीचों बीच की 0 डिग्री रेखा है वो उसे प्रमुख यमोत्तर रेखा कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व, यानी यहाँ से इस 0 यमोत्तर से 180 पूर्व की तरफ जाते हैं या पश्चिम की तरफ गणना करते हैं, या पूर्व की तरफ जाते हैं या हम पश्चिम की तरफ गणना करते हैं। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 यमोत्तर मिलकर पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटते हैं। बिल्कुल, तो जैसे ये 0 डिग्री है, अब यहाँ से हम बढ़ेंगे, जैसे ये हो गया 1 2 3 4, इसी तरीके से अब ये 30 हो गया, 30 के बाद ये 60 हो गया, 60 के बाद यहाँ पे 80 और 90 होगा, तो यहाँ पे आएगा 180। ये 0 डिग्री और 180 ये भी बराबर 2 भागों में बांटे। ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। वही यहाँ पे कहा गया है कि ये पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व, यानी इस दिशा में, इस देशांतर के प्रमुख यमोत्तर के आगे, पूर्व के आगे के लिए पूर्व तथा पश्चिम के लिए प का उपयोग किया करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो 0 डिग्री है तो पूर्व से 0 डिग्री और पश्चिम से 0 डिग्री एक ही है। इसी तरीके से इसके ठीक पीछे जहाँ पे 180 डिग्री होगी वहाँ से पूर्व पश्चिम के लिए 180 डिग्री और पूर्व के लिए 180 डिग्री एक ही होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कहा गया है दोस्तों। तो आई होप कि आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे, और हम आपको मैप के माध्यम से भी और इसके मैप के माध्यम से भी और थ्योरी के माध्यम से, दोनों चीज़ों के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं जो समय निर्धारित है, ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री रेखा, तो हम उसको इमेज के माध्यम से आपको हम बताते हैं दोस्तों। आप इस इमेज को देखें एक बार। ये ग्रीनविच पर खींची गई 0 यमोत्तर रेखा है दोस्तों, जो आपको कटी कटी लाइन दिख रही है। और इसके आगे आप दाहिने तरफ बढ़ते हैं, ये पूर्वी देशांतर होता है, और जो पश्चिम की ओर आप बढ़ते हैं जिसे पश्चिम देशांतर कहा जाता है। ये पश्चिम की तरफ आप बढ़ रहे हैं। जब आप पूर्व की तरफ आप बढ़ते हो तो आप देखेंगे +1 +2 +3 +4 लिखा हुआ, यानी कि आप पूर्व की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो आपका समय जो है बढ़ता है। जितने देशांतर आप आगे आएंगे उतने घंटे आपका समय बढ़ेगा। इसको हम आपको आगे बताएंगे कि कितने डिग्री पे कितने घंटे का समय बढ़ता है। पहले आप इसमें देखो कि अब जब आप पूर्व की तरफ बढ़ रहे हो तो आपका समय बढ़ रहा है, और ग्रीनविच से 0 डिग्री से आप पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हो तो आपका टाइम घट रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप -1 -2 -3 -4 ऐसे देख रहे हैं। तो पीछे की तरफ आप घट रहे हैं और पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इसमें कुछ महत्वपूर्ण देश को मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ का टाइम क्या है। जैसे आप यहाँ पे ग्रीनविच रेखा पे देख रहे हैं, यहाँ पे इंग्लैंड है। इंग्लैंड की ग्रीनविच से ये रेखा गई, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अब हम आते हैं भारत हमारा ये स्थित है, ठीक दोस्तों। तो भारत ये स्थित है, तो भारत के पास से जो रेखा गई है ये रेखा 5 और 6 के बीच में, तो भारत में जो समय है ग्रीनविच से 5.5 का, यानी 5 और 6 के बीच में है, तो 5.5 घंटे का अंतर है ग्रीनविच से दोस्तों। और अगर यहीं पे हम बात करें ये अमेरिका में देख लो दोस्तों 6 घंटे 6-7 के बीच से जा रही है, तो यहाँ पे लगभग 6 से 7 घंटे का समय आता है। यहाँ पे देखो आप दोस्तों, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो लगभग 7 घंटे का फर्क आता है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हर देश का अपना अलग अलग मानक समय है, और आप जो देश जितने देशांतरी विस्तार उसका अधिक होगा वहाँ का मानक समय भी उतना अधिक माना जाता है दोस्तों। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं समय के बारे में डिटेल से। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है, क्योंकि पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह ये सब गति कर रहे हैं। इन्हीं के माध्यम से हम आसानी से समय का मापन कर सकते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा
बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर के समय छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद लंबी होती हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी देशों पर दोपहर होगा। अभी जो आपने देखा 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच जो इंग्लैंड के पास से निकल रही थी, उस रेखा पर जितने ऊपर से नीचे तक के जितने देश स्थित होंगे, वहाँ का समय ठीक उतना ही होगा जितना ग्रीनविच का समय होगा। अगर वहाँ पे एक शहर में 12 बज रहा है, तो सभी देशों में जो जो देश उस रेखा पर स्थित होंगे, सभी देशों का समय 12 बज रहा होगा, यानी कि सभी का समय एक समान होगा। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसको पहले पढ़ लिया आपने कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में हैं उनका समय पीछे होगा। दोस्तों, आपने इमेज में देखा जो पश्चिम की दिशा में थे वो देश, उनका समय माइनस में जा रहा था, और जो पूर्व में स्थित थे उनका समय प्लस में, यानी उनका बढ़ रहा था। तो हमारा भारत 5.5 घंटे आगे का समय था। ये कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, इसको पढ़ लेते हैं। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, तो आपको पता ही होगा, अर्थात वह 1 घंटे में 15 अंश यानी कि 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। अब 1 घंटे में 15 मिनट कैसे दोस्तों घूमती है? क्योंकि जब 24 घंटे में 360 डिग्री होती है, तो आप 24 से 360 में भाग देंगे तो यहाँ पे 1 का मान 15 अंश आ जाएगा। और जब आप 15 में जब आप 15 अंश को 1 घंटे यानी 60 मिनट में 15 से भाग देंगे, तो आपको 4 मिनट में 1 अंश निकल के आएगा। तो 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तब ग्रीनविच से 15 अंश पूर्व में का समय होगा, यानी कि 1 घंटा दोस्तों, 1 घंटा आगे होगा। 15 गुणे यानी 4 यानी 60 मिनट आगे होगा। ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच के 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे, यानी वहाँ सुबह के 11 बज रहे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उसी समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी दोस्तों। अब 180 डिग्री आप निकाल सकते हो कि किस तरीके से निकलेगा। आप इस पैमाने के आधार पर किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश के सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यमोत्तर पर सभी देशों का स्थानीय समय समान है। ठीक दोस्तों, तो आपने देखा कि 1 डिग्री पर कितने मिनट का फर्क पड़ रहा है, 15 डिग्री पर कितने समय का फर्क पड़ रहा है, और हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री चक्कर लगा रही है, और हमारा भारत देश जो है 5.5 घंटे ग्रीनविच शहर से आगे है। अब हम यहाँ पे भारत के बारे में पढ़ते हैं। आप यहाँ भारत का मैप देख सकते हो, भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, और भारत के जो बीचों बीच से 82.5 डिग्री पूर्व से जो रेखा निकली है, इसे भारत का मानक यमोत्तर रेखा कहते हैं, और ये 22.5 डिग्री देशांतर रेखा है दोस्तों। यानी भारत देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक समय माना जाता है। इस यमोत्तर को स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो भारत का मानक समय क्या होता है दोस्तों? मानक समय कहाँ से गुजरती है? 82.5 डिग्री से गुजरती है। भारत ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे दोस्तों। ये चीज़ आप याद रखो। 2 चीज़, भारत का जो मानक यमोत्तर रेखा है 82.5 डिग्री से गुजर रही है,
और ग्रीनविच से भारत 5.5 घंटे आगे चलता है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जो पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर जिनका विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। दोस्तों ये देखो, रूस का देशांतरी विस्तार बहुत अधिक है, इसलिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये तो आप सबको पता ही होगा। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। दोस्तों तो आपने इस चैप्टर को देखा, हमने इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसको देखा, उस पर चर्चा किया। और अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए इसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपके किसी भी सीटेट हो या अन्य कोई वनडे एग्ज़ाम हो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। दोस्तों तो हम इसके बाद अगला वीडियो कुछ दिन में लेके आएंगे।